Hello childrens, welcome my channel Study with Jenny. Today read this chapter second. Name it land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सब रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में जान चुके हैं कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से हम उन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। अब लेट्स स्टार्ट चैप्टर। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, मामा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू हावर्स. अफ्रीका में तंजानिया नाम का एक स्मॉल विलेज होता है। मामा सुबह जल्दी उठती है और पानी लेने के लिए जाती है। जो पानी लेके रिटर्न वापस घर लौटती है तो उसको कई हार लग जाते हैं। सी देन उसके बाद अपनी मदर की हेल्प करती है। उसके बाद अपने भाइयों को वो ज्वाइन करती है और जो उनकी गोड्स हैं उनकी टेक केयर करती है। ऑल आर फैमिली ओन इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उसकी फैमिली के पास स्मॉल हट है, उसके आसपास का जो रॉकी लैंड है उसके ऊपर वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. मामाज फादर कैन बार्ले ग्रो सम मेज एंड बीन्स on its after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. उसके उनके फादर हैं जो कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बार्ले, मेज और बीन्स, पर वो जो साल भर के लिए उनके लिए इनफ नहीं होती उनकी फैमिली के लिए. लेट्स डू. बच्चों, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है. ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सोइल एंड वाटर अवेबिलिटी इन द रीजन यू लाइव. Discuss in your class how it has influenced the lifestyle of people there. हम बच्चों आपको अपने आसपास की जो लैंड है, सोइल है और जो पानी की अवेबिलिटी है उसको क्या है ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अपनी क्लास में इसको डिस्कस करना है कि जो सोइल है, वाटर है, पानी की अवेलेबिलिटी है वो किस प्रकार से हम लोगों की लाइफस्टाइल पर इन्फ्लुएंस डालती है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. पीटर्स न्यूजीलैंड के एरिया में रहता है. उस एरिया को हार्ट ऑफ शिप रियरिंग के नाम से जाना जाता है. उसकी पूरी फैमिली वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वर्क करती है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स. जब एवरीडे पीटर है स्कूल से वापस आता है तो अपने अंकल को जो शिप्स हैं उनकी टेक केयर करते हुए देखता है. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसली प्लेन्स विद हिल्स इन द फोर डिस्टेंस. और उनके जो अंकल का जो शिप यार्ड है वो क्या है, एक वाइड ग्रासी प्लेन्स के बाई नियर है और जो हिल्स हैं वो थोड़ी दूर पर सिचुएटेड हैं. इट इज़ मैनेज अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और उन्होंने ये सब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत मैनेज किया हुआ है. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. जो पीटर की फैमिली होती है वो क्या है, वेजिटेबल ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत. मामा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट lives. This is the difference is because the difference is in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, the usage of technology, the availability of such resources is the main reason places differ from each other. माम्बा और पीटर क्या है, वर्ल्ड के टू डिफरेंट पार्ट्स में निवास करते हैं और उनके डिफ्रेंशिएशन का सबसे बड़ा कारण क्या है. फॉर एग्जांपल इन द क्वालिटी ऑफ लैंड है, सोइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स है और उनका जो टेक्नोलॉजी का यूज करने का जो वे है वो सबसे बड़ा कारण है. और पानी की जो अवेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, वो भी उस एरिया में सबसे बड़े उनके डिफ्रेंशिएशन का सबसे बड़ा कारण है. आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि हमने इस स्टोरी के बारे में क्यों जाना. अब हम एक फैक्ट जानते हैं. डू यू नो
90% of the world population occupies only 30% of land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. जो 90% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 30% एरिया के ऊपर निवास करती है, और जो रिमेनिंग 70% जो लैंड बच जाती है वो तो सेपरेटली पॉपुलेटेड होती है। सेपरेटली पॉपुलेटेड का मतलब है विरल जनसंख्या, विरल मतलब बहुत कम जनसंख्या पाया जाना, और अनहेबिटेटेड मतलब निर्जन निवास स्थान, जहाँ पर कोई रहता नहीं हो, उस एरिया को अनहेबिटेटेड कहते हैं। लैंड is among the most important natural resource. It cover only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. लैंड क्या है? एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और जो 30% एरिया है जो टोटल लैंड सरफेस का, उसके ऊपर क्या है, कुछ जो स्मॉल परसेंटेज एरिया है उसके ऊपर लोग निवास नहीं करते हैं, वो रहने योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरियड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है वर्ल्ड में, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। किसके ऊपर बेस करता है? वो लैंड और क्लाइमेट के ऊपर, जहाँ पर रग्ड टोपोग्राफी पाई जाती है, स्टीप स्लोप्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, और जो डेजर्ट एरिया हैं, थिक फॉरेस्टेड एरिया हैं, और वहाँ पर क्या है, नॉर्मली सेपरेटली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड, और वहाँ पर क्या है, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है और निर्जन एरिया पाए जाते हैं। प्लेन्स आर रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और जो प्लेन्स और रिवर वैलीज के जो लैंड होती है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। वो लैंड क्या है, एग्रीकल्चर के लिए इट इज़ वेरी फर्टाइल होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड पाई जाती है वर्ल्ड की। तो बच्चों हमने जाना कि किन एरियाज में सेपरेटली पॉपुलेटेड पाई जाती है और किन एरियाज में डेंसली पॉपुलेटेड पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर दोनों के अंतर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे लैंड के कौन कौन से यूजेज होते हैं, कौन से यूज होते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बच्चों हमने इसमें जाना कि लैंड के किस प्रकार से यूज होता है, किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग मतलब खनन करके जो हम मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और उद्योगों को लगाने के लिए। दिस इज अ कॉमनली टर्म्ड अ लैंड यूज। तो इससे हम लैंड का यूज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच मांबाज एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। तो बच्चों आप डिफरेंस बता सकते हो कि मांबा और पीटर की फैमिली में किस प्रकार से डिफरेंट थी जो उन्होंने लैंड को यूज किया था। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं लैंड के, जो टोपोग्राफी हो गई, सोइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गया, और पानी की जो अवेलेबिलिटी जो पाई जाती है वो सब किस में आते हैं, लैंड के फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आया, पॉपुलेशन आ गई और टेक्नोलॉजी आ गई। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को क्लासिफाइड किया गया है ओनरशिप के बेस के आधार पर। 2 पार्ट में कौन कौन से, प्राइवेट लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है। तो बच्चों आगे हम जानेंगे प्राइवेट लैंड क्या होती है और कम्युनिटी लैंड क्या होती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाई इंडिविजुअल। तो प्राइवेट लैंड होती बच्चों वो होती है जिसके ऊपर अपना खुद का अधिकार होती है, जो अपनी ओवन लैंड होती है,
उसको बोलते प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड होती है इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। These community lands are also called common property resources। तो बच्चों हमने जाना कि जो कॉमन लैंड क्या होती, कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जिसका सभी कम्युनिटी के लोग सामूहिक रूप से फोडर के रूप में फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए, नट्स और जो जड़ी बूटियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए जिस लैंड का यूज करते हैं उसे कम्युनिटी लैंड कहते हैं। और people and their demand are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land is also differ from place to place। जो हमारी लैंड है वो एक सीमित मात्रा में है, पर आए दिन जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसके कारण हमारी लैंड की डिमांड बढ़ रही है, और जो हमारी लैंड की क्वालिटी है वो क्या है, एक बहुत बड़ा कारण बनती है लोगों की डिमांड का। पीपल स्टार्टेड अनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज। और अब लोगों ने क्या है, जो कॉमन लैंड थी उसके ऊपर कॉमर्शियल एरियाज बिल्डअप करने शुरू कर दिए हैं, और अर्बन एरियाज के अंदर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। टू एक्सपांड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में उसका यूज एग्रीकल्चर के लिए किया जाने लगा। टूडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन द आवर सोसाइटी। और ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है लैंड के यूज करने में, तो उसके कारण से हमारे सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। लैंड डिग्रेशन, लैंड स्लाइड, सोयल इरोजन और डेजर्टिफिकेशंस आर द मेजर ट्रेंड्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जैसे जैसे हमारी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें बना रहे हैं और एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा है, उस कारण से क्या है, हमारी लैंड का डिग्रेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं, सोइल का इरोजन हो रहा है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। ये सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। हमें बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इन पिक्चर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए हमारा कितना एरिया है जो हरा भरा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है हमें, और कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। पीछे के एरिया में भी देखो ग्रीनरी दिख रही है। और यहाँ पे जो मैन है वो प्लग लेके जा रहा है, एक मैन है वो क्या है, जो गोट्स हैं उनको चरा रहा है। अब सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे हम। देखो जहाँ पर फर्स्ट वाली पिक्चर में जो मैन क्या है, अपनी गोट्स को चरा रहा है, उसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है, हमें ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। और जो एग्रीकल्चर एरिया जो वो थोड़ा कम हो गया है, अब लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और हमें कच्चे मकानों की जगह यहाँ पर पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चों अब हम थर्ड पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं और कारें दौड़ रही हैं, और हम जो लैंड एग्रीकल्चर एरिया था वो कुछ कम हो गया है, और वहाँ पर हमें स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, और हमें यहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगे हैं। और हम फोर्थ पिक्चर में देखेंगे, देखो कितना चेंजेस आ गया है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ भीड़ भाड़ भरा इलाका है। देखो यहाँ बसें दौड़ रही हैं, रोड लाइट लगी हुई हैं रोडों के ऊपर, और बहुत 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 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह दिखाई दे रहा है। देखो एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें पीछे। और जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया था वहाँ पर हमें पार्क्स दिखाई दे रहा है, हमें कम से कम एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, तो समय के साथ किस प्रकार से चेंज आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रीयूज रिसोर्सेज, बच्चों हम अपनी जो लैंड रिसोर्स है उसको किस प्रकार कंजर्वेशन करें, किस प्रकार बचाएं, उसका संरक्षण करें। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल destructions of forest, cover land and arable land, and has created a fear of losing this natural resources।
और जैसे जैसे क्या है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसके कारण लोगों की लैंड की डिमांड बढ़ रही है। इसके कारण क्या है बड़े स्केल के ऊपर जो फॉरेस्ट है उनका विनाश किया जा रहा है और जो एरेबल लैंड है उसकी और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके खोने का डर बना हुआ है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। और इसके बावजूद भी जो हमारी प्रेजेंट लैंड है उसके डिग्रेडेशन को हमें चेक करते रहना चाहिए। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या है हमारा भूमि कटाव रुकेगा। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। और कम से कम हमें पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं जो हमारे कीड़े मकोड़े जो जानवर जो होते हैं उनके मारने के काम आते हैं। फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना चाहिए। और जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है कई जगह पशुओं का ज़्यादा चारण चराया जा रहा है उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है सोइल इरोजन होता है और हमारी लैंड कमज़ोर पड़ती है। तो बच्चों आपने जाना कि हम किन किन बातों से हम अपना जो सोइल है उसको कंजर्वेट कर सकते हैं, लैंड को कंजर्वेट कर सकते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट रिसोर्सेज है सोइल। उसको जानने से पहले हम एक ग्लोसरी है उसको देखेंगे। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट, एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं उनका क्या है ब्रेकिंग होना, और जो ये किस कारण से हो रहा है? टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से हो रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो क्या है ब्रेकिंग हो रही हैं। तो बड़ी बड़ी रॉक्स का ब्रेकिंग होना ही क्या कहलाता है? वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। अब हम देखते हैं सोइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। जो हमारी जो दानेदार जो क्या है थिन लेयर है वो कवर किए हुए है उस सरफेस को अर्थ के, उसे क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। इट इज़ क्लोज लिंक टू लैंड। ये किसके क्लोज होती है? ये लैंड से लिंक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल। सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। और जो हमारी सोइल है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टिलाइज। और जैसे ही क्या है वेदरिंग प्रोसेस होता है उसके हैपन होने से जो हमको मिक्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं और ऑर्गेनिक मैटर है, और जो सोइल फर्टिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिस प्रकार की हमारी वेदरिंग होगी उसी प्रकार के हमें मिनरल्स मिलेंगे वहाँ। और लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड को सिंपली डिफाइंड किया जाए तो इसका मतलब है कि अचानक रॉक्स का गिर जाना, खिसक जाना, और जो मलबा है और जो स्लोपी एरियाज की जो सैंड है उसका अचानक खिसक जाना, नीचे धंस जाना लैंडस्लाइड्स कहलाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनो। जब अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स, वोल्केनो आता है तो उसके साथ लैंडस्लाइड्स भी होता है। प्रोलोंग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कोज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी लैंडस्लाइड भी होता है। उस कारण क्या होती है जो रिवर फ्लो कर रही होती है वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कोज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। और जो रिवर क्या है ब्लॉक हो जाती है उसके कारण जो
वो ओवरफ्लो होने लगती है और जो नीचे के एरियाज होते हैं वो पानी से डूब जाते हैं। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट often strike like and property and occupy a position of major concern। और जो हिली एरियाज होते हैं उनके अंदर क्या है, बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं और इस कारण से क्या है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और यह एक इस कारण से ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो बच्चों आप ये लैंडस्लाइड की पिक्चर बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम एक केस को स्टडी करते हैं। यहाँ ए मैसिव लैंडस्लाइड आया कहाँ पर, पेंगी विलेज में नियर रोकांगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाई 22। क्या है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक पेंजी गांव है, वहाँ पर क्या है, एक मैसिव एक बड़ा सा लैंडस्लाइड आया और उसके कारण क्या है, जो हाईवे 22 है वो और जो हिंदुस्तान तिब्बत की रोड है वो क्या है 200 मीटर तक डैमेज हो गया। दिस लैंडस्लाइड्स वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पेंगी विलेज ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप collapsed and caused intense damage to the road and nearby village। और इसके कारण क्या है, लैंडस्लाइड पेंगी विलेज में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ लैंडस्लाइड की वजह से और जो वीक जोन था वो क्या है, स्लोप है वो गिर गए और कोलैप्स हो गए और इसके कारण से जो रोड है और नियर बाय विलेज के आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। द पेंगी विलेज वाज completely wrecked to avoid any possible loss of life। और पेंगे विलेज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया कि आने वाली लाइफ में ज़्यादा नुकसान ना हो। अब हम देखेंगे मिटिगेशन मैकेनिज्म और एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factors causes landslides and how to manage them। कि किस कारण से, किस प्रकार से साइंटिफिक टेक्निक से हम जो लैंडस्लाइड्स हैं उसको कम कर सकते हैं, उन किन फैक्टर्स के आधार पर, और उनको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एज आर फॉलोज। फर्स्ट में देखेंगे हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। और जिन एरियाज में लैंडस्लाइड आते हैं उनका मैप पर पता लगाएंगे। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। जिन एरियाज में ज़्यादा क्या है लैंडस्लाइड्स आते हैं उन एरियाज को बिल्डिंग सेटलमेंट से बचाया जा सके। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेन्स वॉल टू स्टॉप लैंड फॉर स्लीपिंग। और जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेन वॉल, जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उनके बचाव के लिए रिटेशन वॉल बना सकते हैं, प्रतिरोधी दीवार बना सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को ग्रो करनी और द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। और क्या है, जो सरफेस के ऊपर ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें वहाँ पर रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से हमें लैंडस्लाइड्स को कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे सोइल की प्रोफाइल दिखाई गई है और सोइल की प्रोफाइल देखिए। सबसे जो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है सोइल की, वहाँ पर टॉप सोइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन पाई जाती है। टॉप सोइल के ऊपर ह्यूमस पाई जाती है और वेजिटेशन। और फिर उसके नीचे सब सोइल विद सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। तो यहाँ पर क्या है, इस मिट्टी में क्या है, मॉइस्चर पाया जाता है। और थर्ड है इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल्स। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं और उसके कारण वेदर्ड होता है।
और फिर नेक्स्ट में है पेरेंट रॉक, और ये आपको रॉक्स दिखाई दे रही है नीचे की लेयर में। डू यू नो कि इस फैक्ट को हम देखते हैं, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोयल। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि 1 सेंटीमीटर सोयल को बनने में हजारों साल लगते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन। सोयल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। तो 2 फैक्टर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताइए, पेरेंट रॉक बताइए, और सेकंड क्लाइमेट फैक्टर बताए हैं जिससे सोयल का फॉर्मेशन निर्माण होता है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोयल फॉर्मेशन। और अदर फैक्टर्स में आते हैं कि टोपोग्राफी है, और सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका, और टाइम टेकन, कंजप्शन होने के लिए, सोयल फॉर्मेशन के लिए टाइम टेकन होना चाहिए। और ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस प्रकार हमने जाना कि सोयल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सोयल्स के लिए फैक्टर्स दिखा रखे। सबसे पहले इसमें बताया है पेरेंट रॉक, तो डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल और प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट और परमेबिलिटी। और जो क्या है कि जो पेरेंट रॉक होती है उसी प्रकार की उस एरिया में जो सोयल होती है उसका कलर होता है, और जैसी वहाँ की रॉक होती है वैसा उसका टेक्सचर होता है। और पेरेंट रॉक में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। और ये सोयल के फैक्टर्स हैं। तो हम सेकंड आते हैं, रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल। तो सोयल के लिए एल्टीट्यूड और स्लोप और डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल्स, तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है जिससे कि सोयल का निर्माण होता है। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट्स एंड फ्लावर्स आते हैं फ्लोरा में। फ्यूना में, फोना में क्या है, एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी अफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस को निर्माण करने में। फिर क्लाइमेट आता है, टेम्परेट, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। और जो क्या है, टेम्परेचर है, रेनफॉल इन, और जो रेट ऑफ वेदरिंग है, ह्यूमस फॉर्मेशन है, ये सब क्या है, क्लाइमेट इस पर प्रभाव डालता है। इसके कारण सोयल का निर्माण होता है। और फिर टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोयल प्रोफाइल, और समय के अनुसार जो सोयल प्रोफाइल होती है उसकी थिकनेस का पता लगता है कि कितनी मोटाई है। तो बच्चों हमने इसमें जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग सोयल फॉर्मेशन। तो सोयल के निर्माण में किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट में देखा पेरेंट रॉक है, फिर रिलीफ है, फिर फ्लोरा, फूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फिर क्लाइमेट है, फिर टाइम है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डिग्रेशंस ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन मेजर। जिस प्रकार से सोयल का डिग्रेशंस हो रहा है तो उसको हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। तो सोयल इरोजन एंड डेप्लेशंस आर द मेजर थ्रेट्स और टू सोयल एज आ रिसोर्सेज। तो जो सोयल इरोजन, जो सोयल है उसके लिए 2 मेजर थ्रेट्स है, मतलब 2 चीज़ें मुख्य खतरा है, एक सोयल इरोजन है, दूसरा डेपिलेशन है। एंड बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेशन ऑफ सोयल। और ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण भी क्या है, सोयल का डिग्रेशन हो रहा है। फैक्टर्स विच लीड टू सोयल डिग्रेशन आर डिफोरेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज of chemical fertilizers and pesticides, rain wash, landslides and floods। तो किस कारण से सोइल्स का डिग्रेशन हो रहा है उसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले बताया कि सोइल डिग्रेशन किस कारण से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वनों के अंधाधुंध कटाई हो रही है। ओवर ग्रेजिंग
ज़्यादा पशुचारण हो रहा है, उससे क्या है सोइल का इरोजन होता है। ओवर यूज हो रहा है ज़मीन का, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, इन सब के कारण क्या है सोइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। सम मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, और कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे क्या है हम अपनी सोइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हम सोइल की मल्चिंग करके कर सकते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर। क्या है, जो बेयर ग्राउंड होता है उसके बीच में जो प्लांट्स को कवर्ड करके एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बना दी जाती है, और उसकी हेल्प से क्या है वहाँ पर मॉइस्चर बना के रखा जाता है कवर करने के बाद। फिर आता है काउंटर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सोइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग काउंटर्स। तो काउंटर बैरियर्स बनाने के लिए स्टोन, ग्रास और सोइल का यूज किया जाता है। ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और वहाँ पर क्या है वाटर को कलेक्ट करने के लिए ट्रेंच बना दिए जाते हैं, जिससे क्या कि एग्रीकल्चर की जा सके। फिर रॉक डैम में रॉक्स आर बिल्डेड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स जो डैम है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो वाटर का फ्लो है उसको रोका जा सके। दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सोइल लॉस, और उससे क्या है जो सोइल है उसका कम से कम लॉस हो सके। तो देखो इसमें हमें पिक्चर में टेरेस फार्मिंग दिखा रखी है, टेरेस फार्मिंग दिखा रखी है। दूसरा काउंटर प्लगिंग दिखा रखी है कि किस प्रकार से खेती की जाती है। और थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिखा रखा है, शेल्टर बेल्ट्स दिखा रखी है कि देखा आपने एक जो एग्रीकल्चर लैंड उसके चारों ओर में जो ट्रीज को लगाया हुआ है, तो ये शेल्टर बेल्ट का उदाहरण है। अब हम देखेंगे टेरेस फार्मिंग क्या होती है। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। क्या होता है, जो ढलानदार एरिया होते हैं वहाँ पर क्या है कुछ एरिया को फ्लैट कर दिया जाता है और वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो उस खेती को हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन, और उससे क्या है जो सोइल इरोजन है उसको रोका जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। फिर है इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोवन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोवन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। तो क्या है कि डिफरेंट एक ही ये जो खेत है उसमें क्या है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अल्टरनेट रो में एक छोड़कर एक अलग डिफरेंट प्रकार की क्रॉप बो दी जाती है कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है काउंटर पलगिंग पैरेलल टू अ काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फ्रॉम अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। और क्या है जो काउंटर पलगिंग की जाती है वो क्या है, काउंटर्स के पैरेलल क्या है हिल स्लोप्स होती हैं उनमें बैरियर्स बना दिए जाते हैं कि ताकि जो स्लोपी एरिया है वो फ्लो डाउन कर सकें, उससे हम वहाँ के एरिया में एग्रीकल्चर कर सकें। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स होते हैं, उन एरियाज में रो के अंदर ट्री लगा दिए जाते हैं। प्लांट्स टू चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सोइल कवर, और जो विंड मूवमेंट की वजह से जो सोइल है उसका इरोजन होता है उसको रोका जा सके, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया है शेल्टर बेल्ट्स। अब एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों, टेक टू ट्रे लें, ए और बी सेम साइज की होनी चाहिए, 6 होल करें उनके अंदर एट वन ऑन द दिस ट्रे आर देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सोइल, और दोनों ट्रे को सेम अमाउंट सोइल से भर दें। लीव द सोइल इन ट्रे बेयर वाइल सो व्हीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी। क्या है एक को तो ऐसे ही छोड़ दें और बी में क्या है कुछ
ग्रेन्स या राइस को उगा दें। और फिर आगे है when the grains in tray B has grown a few centimeter high, place both the tray in such a way that they are no slope. Pour 1 mug of water from the same height into each tray. और दोनों ट्रे को एक सेम हाइट पर रख दें और एक स्लोप की तरह उनको रखें और एक मग से उनके ऊपर पानी डालें। कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन the holes of both tray in 2 separate containers and compare how much soil is washed out of each tray। वो दोनों के ऊपर पानी डालें, दोनों के लिए अलग अलग क्या है मग लें और उनके अंदर उनके पानी को आने दें और आप खुद कंपैरिजन करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा सोइल वॉश होके आ रही है। तो आप देखेंगे जो ट्रे के अंदर हमने कुछ भी नहीं उगाया था उससे सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे, प्लांट्स उगाएंगे। वाटर इज अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सिज और 3/4 पार्ट है अर्थ सरफेस का, वो वाटर से कवर्ड है और इसे वाटर प्लेनेट कहना बहुत ही उपयुक्त होगा। इट इज़ अ primitive oceans that lie begin almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean cover 2/3 on the Earth's surface and support a rich variety of plants and animals life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. जो 3.5 बिलियंस ईयर बैक जाएं तो हम जानेंगे कि सबसे पहले जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी ओशियंस में हुई थी और आज के टाइम में जो अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट्स है वो ओशियंस से कवर्ड है। और ओशियन सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको करते हैं? एनिमल्स और प्लांट लाइफ्स को। और ओशियंस में जो वाटर होता है वो क्या है? सैलाइन होता है, लवणीय होता है और वो ह्यूमंस के कंजप्शंस के लिए फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, नियरली 70% ऑफ दिस अक्योर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। फ्रेश वाटर का जो अकाउंट है वो 2.7% है और जो 70% वाटर्स है वो आइस शीट, ग्लेशियर्स, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनअसेसिबल, ये लोगों की पहुंच से बाहर है। ओनली 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, और 1% वाटर ही ऐसा है जो मानव की पहुंच में है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, ये सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक में पाया जाता है और वाटर वेपर के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। यहाँ एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो in 1975 the consumption of water for human use was 3,850 cubic kilometer a year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer a year in the year 2000। तो जो मानव द्वारा 1975 में जो वाटर का कंजप्शन होता था वो 3,850 क्यूब किलोमीटर ईयर होता था और 2000 में जाकर अब ये 6,000 क्यूब किलोमीटर पर ईयर हो गया है। डू यू नो, अगला फैक्ट देख लेते हैं। आ ड्रिपिंग टेप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। जो टपकते हुए नल होते हैं उनसे 1200 लीटर वाटर एक साल के अंदर वेस्ट होता है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्टेंट। जो फ्रेश वाटर है वो क्या है? मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस, अर्थ के ऊपर बहुत ही मूल्यवान पदार्थ माना जाता है। इसको ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। इट एविडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन through the process of evaporation, precipitations and runoff. This is your already know is referred to as the water cycle। और
जो वाटर है वो क्या है, लगातार गतिशील रहता है, साइकिलिंग करता रहता है ओशियंस में, एयर्स में, इनलैंड में, फिर बैक अगेन आता रहता है। जो हमारा वाटर होता है वो क्या है, एवोपरेट होता है ज़मीन पर आकर, फिर वो एक प्रेसिपिटेशंस के रूप में फिर ज़मीन पर आता है महासागरों से पानी जाकर, और इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो बच्चों हमने 7th क्लास में भी जाना था वाटर साइकिल क्या होता है। जब पानी क्या है एवोपरेट होकर ऊपर जाता है और जो वो कूल हो जाता है, कूल होने के बाद उससे क्या है क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्लाउड्स प्रिसिपिटेशंस के रूप में, वर्षण के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाता है। तो हमने देखा जो ओशियंस का जो वाटर था वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है, और उससे वाटर साइकिल लगातार चलता रहता है। Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also the process of production. Humans इस जल का यूज सिर्फ पीने और नहाने में ही नहीं करता, उसका यूज वो प्रोडक्शंस में भी करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रो रिवर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। और पानी के यूज किस किस में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्री में होता है, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर either due to drying up of water sources of water pollution। क्या है कि वाटर शॉर्टेज का बहुत बड़ा कारण है कि लोग हैं क्या है सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके कारण खाने की डिमांड बढ़ रही है, और कैश क्रॉप करने के लिए, और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और लोगों के रहने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो फ्रेश वाटर है उसका ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। और उसका एक मेन रीज़न और भी है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे वाटर की शॉर्टेज हो रही है। फ्रेश वाटर की शॉर्टेज किस कारण से हो रही है, जो हमारे जल के स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, और कुछ क्या है वाटर पोल्यूटेड हो चुका है, वो जो हमारे पीने के लायक नहीं बचा है। इस कारण से वाटर वाटर शॉर्टेज हो रही है, हमें बहुत सारी वाटर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। यहाँ पर इंडियन जो अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं वो वाटर का एवरी डे 150 लीटर यूज करते हैं। किस किस में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में, फ्लैशिंग में, वाटर क्लॉथ्स में, वॉशिंग यूटेंसिल्स में, ग्राइंडिंग में, और टोटल वाटर क्या है 150 लीटर्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद द पॉपुलेशन ऑफ 125 lakh is completely depend on purchasing water from the nearby तालुक्स। तो आपने बच्चों वाटर मार्केट के बारे में सुना है क्या? एक सौराष्ट्र में एक अमरेली नाम की जगह है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है 125 लाख है, और ये कम्प्लीटली पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, जो तालुक्स हैं वहाँ के, तो उनसे पानी परचेज करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, most of Africa, West India, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, part of South America and Central Asia, Australia, and facing shortage in fresh water supply। और क्या है आजकल वर्ल्ड के मैनी रीजन्स में पानी की एक कमी को महसूस किया जा रहा है। उनमें अमेरिका है, वेस्ट एशिया है, और साउथ एशिया है, और वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट को है, और साउथर्न अमेरिका और सेंट्रल एशिया ऑस्ट्रेलिया को पानी की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कंट्रीज लोकेट इन क्लाइमेट जोन मोस्ट
सस्पिटेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी। और ये एरियाज हैं क्या हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर सूखा एरिया है, इस कारण भी इस एरिया में वाटर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitations, or the scarcity is caused by over exploitation and contaminations of water sources। और इस प्रकार से जो वाटर की स्केर्सिटी है वो सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन में विविध प्रकार से हो सकती है, और इसका ज़्यादा वाटर यूज करने के कारण भी और जो वाटर पोल्यूट हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है, जल का अभाव हो रहा है। कंजर्वेशंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमें किस प्रकार वाटर को कंजर्वेट करना चाहिए, बचाना चाहिए उसको, वाटर रिसोर्सेज को। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुक्वेट वाटर सोर्सेज इन अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वर्ल्ड टुडे। और आज के समय वह वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जो है वाटर की प्रॉब्लम्स। और उसके लिए क्या है, हमें वाटर रिसोर्सेज को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप्स हैव टू टेकन टू कंजर्व दिस डिवाइंडिंग रिसोर्सेज इवन थॉट वाटर इज आ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। क्या है कि हमें इस वाटर को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स को उठाना चाहिए और वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन ये ज़्यादा ओवर यूज के कारण और पोल्यूटेड होने के कारण ये अनफिट हो गया है, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। डिस्चार्ज और अनट्रीटेड और partly treated sewage, agriculture's chemical and industry influence in water bodies and major contaminant। जो हम गंदा जो कचरा होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, और जो एग्रीकल्चर्स के केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्री के इफ्लुएंस होते हैं, उनको क्या वाटर बॉडीज में जाने से पहले हमें उनको साफ़ करना चाहिए, फिर वाटर बॉडीज में छोड़ना चाहिए। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये पोल्यूट वाटर होता है, इसमें नाइट्रेट मिला होता है, मेटल्स होते हैं और बहुत से प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ होता है। तो ये पानी क्या है, पोल्यूट हो चुका है, तो इसको हमें क्या है, वाटर बॉडीज में जाने से पहले क्लियर करके भेजना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन्स बॉडीज थ्रू वाटर्स। और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो हैं ह्यूमन्स बॉडी में वाटर के जरिए सीधे ही पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। और जो पानी है वो पोल्यूटेड पानी है, उसको क्या है, वाटर बॉडीज में जाने से पहले साफ करके क्लीन करके ही छोड़ा जाए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ द रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और जो हमारे फॉरेस्ट हैं और अदर वेजिटेशंस हैं वो क्या है, हमारी जो सरफेस को स्लो करती हैं, उस कारण से जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है, बना रहता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। और दूसरा मेथड है कि वाटर हार्वेस्टिंग करके हम पानी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। द कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लूजेज बाय वाटर स्पेस। और जिन कैनाल्स का यूज हम इरिगेशन के लिए करते हैं उनके अंदर जो वाटर स्पेस है, रिसाव हो रहा है, उसको हमें ठीक करवाना चाहिए, रिपेयर करवाना चाहिए। और स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लूजिंग थ्रो स्पेज एंड एवोपरेशन। और जिन एरियाज में
सीपेज है, रिसाव होता है या एवोप्रेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर हम सिम्प्रिकल्स का यूज करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन किया जाए। यहाँ पे बच्चों हमें वाटर सिम्प्रिकल की पिक्चर्स को दिखाया गया, आप देख सकते हो किस प्रकार से इससे इरिगेशन की जा रही है। यहाँ पर Simpricals effective irrigate the area by checking water losses through spillage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. और जिन एरियाज में ज़्यादा एवोपरेशन होता है वहाँ पर है क्या है, ट्रिकल इरिगेशन को अपनाना चाहिए। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडोप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस प्रकार से हम खेती कर और इस प्रकार से हम क्या है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक फैक्ट दिया गया है यहाँ वाटर के लिए, डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ tops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liter water. रेनो वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाकर हम अपनी छत के ऊपर वाटर को कलेक्ट करके और उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। और हम क्या है, हम 2 घंटों के अंदर हम 8,000 लीटर वाटर को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसमें जाना कि वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना हमें किस प्रकार से उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी कंजर्व करके रखना चाहिए। तो बच्चों ये पार्ट हमारा इस चैप्टर का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे और आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। थैंक यू फॉर watching।